Hello students, welcome to St. Wilfred's Law College online classes. Today I am going to discuss about the lecture on CPC Order 16. Order 16 related to the provisions, that is summoning and attendance of witnesses. विटनेसेस जो साक्षी हैं उनकी अटेंडेंस, उसकी प्रेजेंस कोर्ट में किस तरह से होगी और किस तरह से उनको समन दिया जाएगा, इसके बारे में ऑर्डर 16 बताता है। ऑर्डर 16 से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली करना चाहूँगी पहले वाले ऑर्डर्स के रिगार्डिंग, जो कि इंटरकनेक्टेड हैं। ऑर्डर 14 में इशू फ्रेम बताया गया था कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ किस तरह से होते हैं, जो कि रिगार्डिंग ऑर्डर 11, 12 एंड 30 से रिलेटेड थे। फिर ऑर्डर 15 में बताया था कि कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा किसी केस को। तो यहाँ पर जो समनिंग और अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस हैं उसके रिगार्डिंग बताया गया है कि अगर ऑर्डर 15 में पहले से ही कोई भी केस डिस्पोज कर दिया जाता है फर्स्ट हियरिंग में, तो वहाँ पर इशू फ्रेम नहीं होंगे, और इशू फ्रेम नहीं होंगे तो कोई भी विटनेस को बुलाने की नीड नहीं होगी। बट अगर फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोज ऑफ नहीं होता है ऑर्डर 15 में, तो जो विटनेसेस हैं उनको बुलाया जाएगा रिगार्डिंग टू द पार्टीज़। जो पार्टीज़ हैं वो बुलाना चाहती हैं, अपने अपने एविडेंस पेश करना चाहती हैं। तो रिगार्डिंग टू द प्रोड्यूस एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, जो भी जो एविडेंस उनको देने हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोड्यूस करने हैं बिफोर द कोर्ट, उसके लिए विटनेस को बुलाया जाएगा। और उसके जो प्रोसीजर है और उसके जो कंसिक्वेंसेज है वो ऑर्डर 16 में दिए गए हैं कि अगर कोई विटनेस आता है तो उसको किस तरह से बुलाया जाएगा, अगर वो नहीं आता है, अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता है डॉक्यूमेंट्स, तो उसका क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, उस पर क्या चार्ज फ्रेम होगा या क्या उस पर पनिश किया जाएगा, किस तरह से कोर्ट उसको डील करेगा। ये सब बातें ऑर्डर 16 में दी गई हैं ना। ऑर्डर 16 में 21 रूल्स दिए गए हैं। ऑर्डर 16 जो रूल 1 है वो क्या बताता है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन ऑफ विटनेसेस। मीन्स कोई भी पार्टीज़ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वो अपनी अपनी लिस्ट जो भी विटनेस वो बुलाना चाह रही है रिगार्डिंग टू द गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, जो उसको एविडेंस देने हैं या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं कोर्ट के सामने, तो उसके रिगार्डिंग उसको एक लिस्ट देनी होगी। वो लिस्ट इशू फ्रेम होने से विदिन 15 डेज देनी होगी, नॉट लेटर दैन द 15 डेज आफ्टर फ्रेमिंग द इश्यूज़। यानी कि फ्रेमिंग इशू और फ्रेम होने जाने के बाद में 15 दिन बाद में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। विदिन 15 डेज जैसे इशू फ्रेम होते हैं ऑर्डर 14 में, वैसे ही 15 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी होगी। जो भी एप्लीकेशंस दी जाएगी, जो भी लिस्ट दी जाएगी, उसको कोर्ट कंसिडर करेगा। बट पार्टीज एप्लीकेशन टू ऑब्टेन समन, अगर पार्टीज ये चाहती है कि कोई पर्टिकुलर विटनेस है उसको स्टार्ट मतलब कि इसको बुलाना है खुद अपने आप से, तो वो उसके लिए समन ऑब्टेन कर सकती है फ्रॉम द कोर्ट, लेकिन उसके लिए उसको कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी। रूल 1 का सब रूल 1 तो ये कहता है कि पार्टीज़ को एक लिस्ट देनी होगी जो कि इश्यूज़ फ्रेम जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ हैं उसके 15 डेज़ के अंदर। लेकिन सब रूल 2 ये कहता है कि अगर वो पर्टिकुलरली किसी पर्सन को विटनेस बुलाना चाहता है या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना चाहता है, तो उसके लिए उसको एप्लीकेशन देनी होगी ना। सब रूल 3 कहता है कि कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को रिगार्डिंग टू द सूट, किसी भी पर्सन को वो विटनेस एज ए विटनेस बुला सकता है। नाउ रूल 2, एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस के एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? पार्टीज़ बेयर करेगी। पार्टीज़ जो भी फीस है समन की वो देने के बाद में, अगर कोई भी विटनेस बुलाया जा रहा है, वो 1 डे के लिए बुलाया जा रहा है, तो उसको 1 डे पेमेंट करना होगा आफ्टर द डिपॉजिट ऑफ द फी ऑफ समन। समन की फ़ी डिपॉजिट करने के बाद में। उसके अलावा कोई अगर एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है एज एन एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट वो पेश कर रहा है, तो उसके लिए उस एक्सपर्ट की फ़ी जो वो एक्सपर्ट लेता है या जितना उसने टाइम वहाँ पर दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको फ़ी पे करनी होगी, एक्सपेंसेस देने होंगे। और स्केल ऑफ एक्सपेंसेस में जो बताया गया है कि हाई कोर्ट कोई रूल बना रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को प्रोसीजर करने होंगे। एंड द डायरेक्टली पेड इन 7 डेज, जो भी विटनेस बुलाया जा रहा है उसको अगर पर्सनली बुला रहे हैं, कोई भी पार्टी पर्सनली बुलाती है, तो उसको विदिन 7 डेज़ उसको डायरेक्टली पेड किया जाएगा। तो यहाँ पे रूल 2 एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस के बारे में बताता है कि विटनेस को किस तरह से खर्चे दिए जाएंगे और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। ना रूल 3
स्टेट्स अबाउट द टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू बी विटनेसेस, जैसा कि रूल 2 में कहा गया है कि विद इन 7 days फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ द फ़ी वो पर्सनली उसको पेड करेगा। इसी तरह से इसमें भी रूल 3 में कहा गया है कि अगर कोई पर्सनली किसी पार्टी को पर्सनली किसी को बुला रही है तो उसको पर्सनली उसको पेड करना होगा। नाउ रूल 4 स्टेट अबाउट द प्रोसीजर वेयर इनसफिशिएंट सम पेड इन, अगर कोई भी जो पार्टीज़ है वो पेड नहीं करती है विटनेसेस को, जिसने बुलाया है उसने पार्टीज़ को पेड नहीं किया है, तो अगर पेड नहीं किया है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे कि कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ है अगर वो अटैच कर ली है या उसको सेल कर दिया जाए मूवेबल प्रॉपर्टी को, या फिर जो पर्सन है जो विटनेस बनकर आया है उस पार्टी के फेवर में तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए कि वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पक्ष में वो गवाही दे, यानी कि जो साक्षी बनकर आया है, एविडेंस देने आया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट लेकर आया है, प्रोड्यूस करने आया है, तो उसकी नीड नहीं है जब तक उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा अगर वो उस पर फेल हो जाता है तो। नाउ नेक्स्ट सब रूल 2 कहता है एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस डिटेन्ड मोर देन 1 day, अगर किसी भी विटनेस को एक से ज़्यादा दिन तक के लिए भी अगर बुलाते हैं कोर्ट में तो उसके लिए उसको एक्सपेंसेस बियर करने होंगे जो पार्टी इसको पर्सनली बुला रही है या कोर्ट के द्वारा उसको बुलाया जा रहा है। नाउ रूल 5 रिगार्डिंग अबाउट द टाइम, प्लेस एंड पर्पस ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द समन। समन में जो टाइम है कि कब कोर्ट में पेश होना है, प्लेस कौन सा स्थान कौन से कोर्ट में पेश होना है, और अटेंडेंस किसका पर्पस कि किस पर्पस से उसको एविडेंस एज एन एविडेंस या एज एन प्रोड्यूस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स उसको बुलाया गया है, तो वो सब चीज़ें उस समन में मेंशन होंगी। रूल 6 रिगार्डिंग अबाउट द समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 139 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट की कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, बट अगर वो पर्सनली नहीं आ पाता है, किसी और को वो डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए भेज देता है, तो ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसने पर्सनली अटेंड किया हो। ये सेक्शन 139 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए समन भेजा जा रहा है तो किसी पर्सन के द्वारा वो भेजा जा सकता है और उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने पर्सनली उसको प्रोड्यूस किया हो। नाउ रूल 6 पावर टू रिक्वायर पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स मीन्स ऑर्डर 5 और ऑर्डर 5 रूल 16 और 18 जिसमें पर्सनली सर्व्ड बताया गया था कि कोई भी पर्सन है उसको किस तरह से समन सर्व किया जाएगा। अगर पर्सनली सर्व किया जा रहा है रूल 16 और 18 ऑफ ऑर्डर 5 तो उसको उसी तरह से माना जाएगा जैसा कि रूल 7 में कहा गया है। ना रूल 8 समन हाउ सर्व्ड, किस तरह से समन की तामील की जाएगी ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्डर 5 में। जिस तरह से समन पर्सनली सर्व किया जाएगा या फिर किसी भी सर्विंग ऑफिसर के द्वारा या किसी भी पार्टीज़ के द्वारा जो पार्टी उसको पर्सनली उसको दे रही है, कोर्ट के किसी भी अपॉइंटेड अथॉरिटी के द्वारा। ना रूल 9 टाइम फॉर सर्विंग समन्स, समन्स के लिए जो भी सर्विंग टाइम है वो सब कुछ उसमें दिया गया है फॉर प्रिपेयरिंग कि जो समन दिया जा रहा है उसमें इतना टाइम पीरियड होगा कि वो अपने लिए जो भी उसको एविडेंस पेश करने हैं, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं या एविडेंस देने हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर ले कि किस कोर्ट के किस सूट के रिगार्डिंग उसको बुलाया जाना है, उसको मुकदमे में क्या गवाही देनी है, उसकी प्रिपरेशन कर ले। उसका ट्रैवलिंग अलाउंसेस, उसका ट्रैवलिंग जो टाइम है वो उसमें सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। ना रूल 10 स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट द प्रोसीजर हुज विटनेस फेल्स टू कंप्लाई विथ समन। मैंने इसमें वो प्रोसीजर दिया गया है जहाँ पर कोई भी समन को फेल्स कर देता है, वो उसको कंप्लाई नहीं करता है। लाइक सो पार्टीज़ और सर्विंग ऑफिसर जो है या फिर कोई पार्टीज़ है या एजेंट है, अगर वो समन को सर्व नहीं कर पाते हैं तो उसको एक सर्टिफाइड जो है एफिडेविट देना होगा। अगर वो वेरीफाइड होता है तो सर्टिफाइड करना होगा उसको एफिडेविट के साथ, और अगर वेरीफाइड नहीं होता है तो यहाँ पर सिचुएशन दी गई है अगर वेरीफाइड नहीं होता है तो उस समन के बेसिस पर
कोर्ट प्रोक्लेम करेगा, एक उद्घोषणा की जाएगी, प्रोक्लेमेशन की जाएगी, जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि कोई भी जो समन किया गया है वो विदाउट सफिशिएंट नोटिस, कोई भी विदाउट सफिशिएंट रीज़न के, या कोई भी अवॉइडेंस, जो भी समन जिसको सर्व किया जा रहा है वो अवॉइड कर रहा है उस समन को लेने से, या फिर जो भी कॉपीज़ है समन की उसके रेजिडेंस पर लगाई जाएगी, जैसा कि हम ऑर्डर 5 में भी पढ़ चुके हैं, हाउ समन सर्व्ड, कि समन किस तरह से तामील किया जाएगा, किस तरह से सर्व किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉपी है उसके रेजिडेंस पे लगाई जाएगी, जहाँ पर उसको सब जगह से देखा जा सके, सबके द्वारा देखा जा सके, और अगर वो फिर भी नहीं होता है तो उसके वारंट निकाला जाएगा उसको अरेस्ट करने के लिए, विच इज़ वेलेबल और नॉन वेलेबल, जो कि बेल के साथ भी हो सकता है, बिना बेल के भी हो सकता है, उसको जमानत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और इसके अलावा अटैचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी, इसको कुर्क किया जाएगा। नाउ रूल 11 सेज इफ विटनेसेस अपीयर्स अटैचमेंट में बी विथड्रॉन, अगर उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट कर ली जाती है और फिर वो अपीयर हो जाता है कोर्ट के सामने, तो यहाँ पर उसको सफिशिएंट रीज़न देना होगा, लॉफुल एक्सक्यूज़ देना होगा कि उसके पास में ऐसा कोई रीज़न था, या तो उसने कोई भी जो प्रोक्लेमेशन हुआ उसका कोई नोटिस उसको नहीं मिला है, या फिर ऐसा कोई रीज़न जो कि उसने जो भी कोर्ट के द्वारा दिया गया उसको ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है, तो कोर्ट उसको उसकी जो अटैचमेंट है उसको रिलीज़ कर देगा, उसको वापस से जो भी कॉस्ट है अटैचमेंट की उसको वापस दिलवा देगा। ना रूल 12 सेज प्रोसीजर इफ विटनेस फेल्स टू अपीयर, अगर कोई भी विटनेस है जो अपीयर होने में फेल्स हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उस पर फ़ाइन लगाया जाएगा विच इज़ नॉट एक्सीड ऑफ 500 रुपीज़, जो कि 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा। और इसके अलावा भी अगर फ़ाइन के अलावा भी अटैचमेंट और सेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा या फिर उसको सेल कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहा गया है कि रूल 10 में जैसा प्रोसीजर बताया गया है अटैचमेंट ऑफ, तो रूल 10 की बात करते हैं तो केवल उसकी प्रॉपर्टी सेल की जाएगी अगर वो कोई सफिशिएंट रीज़न दे देता है कि वो कोर्ट में अपीयर क्यों नहीं हुआ। ना रूल 13 मोड ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट को उसी तरह से जो तरीका है वो अटैचमेंट का उसी तरह से होगा जैसे कि कोई जजमेंट डेटर है, जो कोई भी डिक्री है जजमेंट डेटर पर एप्लीकेबल हो रही है, उसी तरह से अटैचमेंट एप्लीकेबल होगा। नाउ रूल 14 कोर्ट मीन ऑन अ कोर्स और सुओ मोटू टू एग्जामिन एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ पार्टी, मीन्स कोर्ट के पास ये पावर है, उसके पास ये विवेक अधिकार है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो सुओ मोटू या अपने विवेक अधिकार से किसी पर्सन को रिगार्डिंग टू द सूट एज ए विटनेस वो बुला सकता है जिसमें वो पार्टी भी शामिल है, यानी कि उसको भी वो क्वेश्चन इंट्रोगेटरीज कर सकता है। Now rule 15 duty of person summon give evidence or produce documents until the suit has been disposed of, यानी कि जो पर्सन एज अ विटनेस बुलाया गया है, चाहे वो एविडेंस देने के लिए बुलाया गया हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया हो, वो तब तक उस केस में रहेगा जब तक कि उस केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाता। लेकिन अगर वो उसमें चला जाता है वैन दे में डिपार्ट, अगर वो नहीं आता है उसमें, जब तक वो केस में, जब तक केस चल रहा है वो बीच में डिसअपीयर हो जाता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको रूल 16 के अकॉर्डिंग डिटेन कर दिया जाएगा, उसको सिविल प्रिजन कर दिया जाएगा, सिविल प्रिजन में डिटेन कर दिया जाएगा। Now rule 17 to says about the application of rules 10 to 13 shall be deemed to apply any person, यानी कि रूल 10 से लेके 13 तक जो भी एप्लीकेशंस दी गई हैं रिगार्डिंग टू द फेलियर, रिगार्डिंग द कंसेक्वेंसेज, रिगार्डिंग टू द एनी विटनेस और अटैचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, वो जो भी 10 से लेके 13 तक जो भी रूल्स दिए गए हैं वो किसी भी पर्सन पर लागू होंगे, एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि अदर पर्सन पर, जैसे कि विटनेस पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। Now rules 18 says procedure where witness apprehended cannot give evidence or produce documents, यानी कि जो पर्सन एज ए विटनेस कोर्ट के सामने लाया गया है, एनी पर्सन ब्रॉट बिफोर द कोर्ट बट पार्टी इज एब्सेंट, बट उस वक्त पार्टी इज एब्सेंट है, तो कोर्ट क्या करेगा, यानी कि जिस पर्सन को विटनेस बनाकर लाया गया है लेकिन जिस पार्टीज़ की तरफ से वो आया है और वो पार्टीज़ ही एब्सेंट है, तो कोर्ट उसको बेल करेगा, बेल कर देगा या फिर उसको एज ए सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करके उसको रिलीज़ कर देगा। और सेकेंडली वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है, उसको रिलीज़ कर सकता है, और इसके अलावा वो उसको जब तक सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता तब तक उसको वो डिटेन करके सकता है सिविल प्रिजन में।
नाउ रूल 19, रेजिडेंस विद इन द लिमिट्स, यानी कि कोर्ट उन विटनेसेस को बुला सकता है जिनका रेजिडेंस उसकी लोकल लिमिट में होता है, जुरिडिक्शन जो है लोकल जुरिडिक्शन में उसका जो आवास है रेजिडेंस है उसमें है। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिट्स दी गई हैं, लाइक अगर 100 किलोमीटर्स तक है तो वो विद कन्वेंस उसको बुला सकता है, लेकिन अगर 500 विदाउट कन्वेंस उसको बुला सकता है, और अगर 500 किलोमीटर है तो विद कन्वेंस उसको बुला सकता है। ऐसे विटनेसेस जो 100 किलोमीटर हैं तो विदाउट कन्वेंस, और 500 किलोमीटर है तो विद कन्वेंस वो आ सकते हैं और कोर्ट उनको बुला सकता है। नाउ रूल 20 इज अबाउट द consequences ऑफ refused of parties to give evidence with call by the court, यानी कि अगर कोर्ट ने बुलाया है किसी को भी एज ए विटनेस और उसने आने से मना कर दिया है तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट ये होगा कि अगर कोई भी लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं दिया गया है, द कोर्ट may pronounce the judgment against him और may make such order as he thinks fits, जैसा कि वो सोचता है उस तरह से वो उसके पार्टी के अगेंस्ट में या तो कोई जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा या कोई ऐसा आदेश देगा जो कि दोनों पर एप्लीकेबल, दोनों पार्टीज़ पर एप्लीकेबल होगा। नाउ रूल 21 सेज रूल्स एज टू विटनेस एज टू अप्लाई द पार्टीज समन। जो भी रूल्स ऑर्डर 16 में 1 से लेके 20 तक दिए गए हैं, 21 ये कह रहा है कि जो भी रूल्स ऑर्डर 16 में 1 से लेके 20 तक दिए गए हैं वो उसी तरह से, जिस तरह से विटनेस पे अप्लाई हो रहा है उसी तरह से पार्टीज़ पर भी अप्लाई होंगे, कि किस तरह से उनको समन दिया जाएगा और किस तरह से उनकी अटेंडेंस होगी कोर्ट में। नाउ दिस लेक्चर हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.